एवरीवन, मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका जॉब्स आफ्टर CSIR नेट। जी हाँ, आज इस वीडियो में आपको यही डिस्कशन करवाने वाली हूँ। आज इस वीडियो में हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मैंने ये जो वीडियो है इसलिए बनाई है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे। पहले तो फिर भी 2 या 3 मैसेज आते थे, अब तो रेगुलर बेसिस पे आने लग गए ये वाले मैसेज कि मैम हमारा नेट तो क्वालिफाई हो गया है, लेकिन ऐसा नेट क्वालिफाई करने का क्या फ़ायदा है जब हमारे पास हाथ में जॉब ही नहीं है नेट क्वालिफाई करने के बाद। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप जो ये सब सोच रहे हो कि हमारा नेट क्लियर करने के बाद हमारे पास जॉब नहीं है हाथ में, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना अपनी लाइफ में, है ना। देखो, अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको जॉब चाहिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक स्टेप है आपका नेट क्वालिफाई करना, तो वो तो आपने कर लिया, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब आपके मास्टर्स हैं, उसके बाद आपका नेट क्वालिफाई है, दैट मीन्स आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको चलना है सेकंड स्टेप पे, है ना। सेकंड स्टेप उसका क्या होगा, इंटरव्यू। तो उसमें देखा जाता है कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या वो फिल हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट मीन्स आपको सेकंड नेट क्लियर करने के बाद आप सेकंड स्टेप पे जाओगे। देखो, अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको जॉब करनी है, तो उस जॉब के स्टेप्स होते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आपको खुद को सर्च करना पड़ेगा कि क्या क्या जॉब्स होती हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद हम क्या कुछ कर सकते हैं, प्राइवेट फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नेट मांग रहा है, JRF मांग रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव होने के बजाय तो ये सब चीज़ें ना सर्च करा करो। देखो, अगर मैं इसकी बात ना करूँ, अगर हमारे सब्जेक्ट की बात ना करें, किसी और सब्जेक्ट को ले लेते हैं। मैं लेती हूँ बैंकिंग को, ठीक है, बैंकिंग को, SSC को लेती हूँ। तो वहाँ पे देखो क्या 2 पेपर्स होते हैं, एक तो प्री का होता है, उसके बाद मेंस होता है, यही होता है ना। एक तो आप उनका प्री का एग्ज़ाम होता है, एक होता है उनका मेंस, और उसके बाद होता है उनका इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू तो अपने भी होता है, इंटरव्यू तो देखो सब में ही होता है, इंटरव्यू इसमें भी है और इंटरव्यू इनमें भी है। अब देखो, कोई भी जो स्टूडेंट है जो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या करता है, पहले प्री का पेपर देता है। तो सपोज उसका प्री क्लियर हो गया, प्री क्लियर करने के बाद उसने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब वो किस पे आएगा, मेंस पे, है ना। तो मेंस, अगर सपोज मेंस तक जब वो पहुंच जाता है, बट उसका मेंस किसी रीज़न की वजह से क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है, मान लो उसका जो मेंस है वो क्लियर नहीं हुआ, तो वो उस स्टूडेंट का जो प्री क्लियर हुआ ना, वो वेस्ट हो जाएगा। मतलब जिस साल उसने प्री क्लियर किया है, उसी साल मेंस के आगे आपको उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब उसका मेंस क्लियर नहीं हुआ तो अगले साल उसको प्री दोबारा से देना पड़ेगा। अब देखो, उनके लिए तो कितनी डिफ़िकल्टी है। मतलब उसने एक जो स्टेप, मतलब उसने जो क्लियर किया था, सेकंड स्टेप पे पहुंचा, और सेकंड स्टेप अगर उसका क्लियर नहीं हुआ, उसने फिर वापस वहीं का वहीं आ जाता है। लेकिन अपने तो बहुत इजी है, अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो ना, सेकंड स्टेप क्या है, आपका इंटरव्यू है, या आपको अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाना होता है तो उनका कोई ऑनलाइन पेपर होता है, इस तरीके का होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो सपोज आपका सेकंड स्टेप क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे मैं मानती हूँ आपका सेकंड स्टेप क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपका नेट वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास तो लाइफ टाइम नेट रहेगा। तो अगर आपके पास नेट क्वालिफाइड है तो आप प्राइवेट फील्ड में बहुत अच्छी जॉब कर सकते हो। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमारा नेट अगर हमारा क्लियर हो गया है, JRF क्लियर हो गया है, तो हमने वेस्ट कर दिया, मतलब उसके बाद तो हमारे पास हाथ में जॉब ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखो, मतलब अगर हमें कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, कि कोई भी जॉब चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें जॉब चाहिए, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। समझ में आ गया। देखो, अभी ये वीडियो है, मैं उन स्टूडेंट्स को देख के बना रही हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन कौन देख रहा है। मैं ये मान के चल रही हूँ ये जो वीडियो है, BSc के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, MSc पास आउट स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, जो MSc में हैं वो भी देख रहे हैं, सब तरह के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। जिनको पता है, देखो वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनको पता है कि आपका लेक्चररशिप क्या होती है, नेट क्या होता है, और JRF क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं, वो सारा उनको पता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको नहीं पता है, तो हम यहाँ पे डिटेल में ही डिस्कस करेंगे सारा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो सारा हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो देखो आपका एग्ज़ाम होता है नेट का। सबसे पहला आपका एग्ज़ाम होता है यहाँ पे नेट का। अब इसमें
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको नेट का एग्ज़ाम आप कब दे सकते हो। देखो, आपका अगर मास्टर्स आपकी होती है किसी भी फील्ड में, आपने मास्टर की हुई है, अगर आपको नेट है जो केमिस्ट्री में देना है तो आपकी एमएससी केमिस्ट्री में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एमएससी तो फिजिक्स में कर ली और नेट केमिस्ट्री का दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जिसमें आपकी मास्टर्स होती है, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स होती है, वह उसी सब्जेक्ट का आप नेट दे सकते हो। इतनी बात क्लियर है, आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। अब ये देखते हैं कि कितने जो परसेंट आपको मिनिमम परसेंट है वो चाहिए होते हैं नेट के लिए। तो देखो यहाँ पे आपके जो, अगर आप मास्टर्स कर लेते हो, जो आपका मिनिमम परसेंट जो आपके होने चाहिए फॉर नेट, तो आपके होने चाहिए 55%। ठीक है, 55% आपके मास्टर्स में होने चाहिए। देखो मास्टर्स के क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे 4 सेमेस्टर्स होते हैं, तो चारों सेमेस्टर्स के जो मार्क्स मिला के आपके 55% बनने चाहिए। क्लियर है? ये किसके लिए है? ये आपकी जर्नल कैटेगरी के लिए है, ये आपकी जर्नल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, 55%। उसके बाद अगर वो स्टूडेंट जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में एसटी आते हैं, एससी आते हैं, पीडब्ल्यूडी आते हैं और ओबीसी वाले आते हैं। ठीक है, तो उनको जो मार्क्स हैं और उनकी जो मास्टर डिग्री में जो मार्क्स होंगे तो वो कितने चाहिए होते हैं? 50%। ओनली 50% आपको चाहिए फॉर नेट। अगर आपको नेट का एग्ज़ाम देना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 55% चाहिए। अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50% चाहिए। इतनी बात क्लियर है? तो वो वाले पेपर दे सकते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं। मेरे पास एक मैसेज आया था, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं याद है। उन्होंने बोला था कि मैम मैं एमएससी सेकेंड ईयर में हूँ, क्या मैं नेट का पेपर दे सकती हूँ? उन्होंने ऐसे बोला था। तो आप देखो नेट का पेपर दे सकते हो, लेकिन जो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा जब आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी मास्टर्स जैसे एमएससी सेकेंड ईयर में आपका एमएससी जब 2 में हो, एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में हो आप, तब आपने नेट क्वालिफाइड कर लिया है ना, तो आपको नेट का सर्टिफिकेट तब नहीं मिलेगा। आपकी जब मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी तब आपको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद देखो, उसके बाद होता है कि आपको पता होगा, स्टूडेंट्स को होता है कि अभी आपको पता है कि नेट होता है, एक जीआरएफ होता है, लेकिन स्टूडेंट्स आप उनके है ना जो पेपर एक ही होता है ना, एक पेपर के डिफरेंट आपकी कट ऑफ निकलती है। और जीआरएफ की अलग कट ऑफ निकलती है और नेट की आपकी अलग कट ऑफ निकलती है। तो कौन सी कट ऑफ पे आपका नेट होता है, कौन सी कट ऑफ पे आपका जीआरएफ होता है, तो हम देखते हैं। और उसकी जो एज का रिलैक्सेशन है वो सारा हम देखेंगे इसमें। समझ में आ गया? तो देखिए अब हम बात करते हैं नेट की और जीआरएफ की। देखो आपका एग्ज़ाम है ना एक ही होता है और इस एग्ज़ाम की अलग अलग कट ऑफ निकलती है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये कितने मार्क्स का पेपर होता है आपका? ये होता है 200 मार्क्स का पेपर। ठीक है, और एक ही पेपर होता है फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे का आपका पेपर होता है और 200 मार्क्स का ये पेपर है। क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पे आपका होता है नेट, हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, नेट में और डिवाइड करते हैं जीआरएफ में, है ना। अब देखो नेट को आप लेक्चररशिप भी बोल सकते हो, आप एलएस भी बोल सकते हो, नेट को एलएस भी बोलते हैं, एलएस को नेट भी बोलते हैं। अब देखो सपोज इसकी जो कट ऑफ है, नेट की जो कट ऑफ है वो गई है 100, है ना, और जो जीआरएफ की कट ऑफ है वो गई है आपकी 110। अब देखो जो आपकी जीआरएफ की कट ऑफ होती है वो ऑलवेज नेट की कट ऑफ से 10 और 15 नंबर ज़्यादा रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है जीआरएफ की कट ऑफ। ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूँ यहाँ पे 100 नेट की है तो जीआरएफ की आपकी 110 है। देखो अगर आपके मार्क्स 100 में से लेके 109 के बीच में है तो आपका क्या माना जाता है? नेट क्वालिफाइड। मतलब आपको क्या मिल जाता है? एलएस मिल जाता है, लेक्चररशिप मिल जाती है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 110 से लेके 200 के बीच में हैं तो आपको क्या मिलता है? जीआरएफ। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? जीआरएफ। इतनी बात क्लियर है? अभी हम देख लेते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए फॉर जीआरएफ। देखो अभी जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अगर आप 28 ईयर्स के हो, ये बात हो रही है सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ये बात हो रही है सिर्फ जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उनके लिए। देखो आप अगर 28 ईयर्स के होते हो, ठीक है, 28 ईयर्स, देखो आप 28 ईयर तक जीआरएफ के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप 29 ईयर के भी हो जाते हो जनरल कैटेगरी वाले, तो आप जीआरएफ का जो पेपर, मतलब जीआरएफ की जो अगर कट ऑफ आपके से निकल भी जाती है लेकिन आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगे, आपको जीआरएफ नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? ये देखो इसमें ना फीमेल्स इंक्लूड नहीं होती हैं,
इनमें फीमेल्स इंक्लूड नहीं हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें, ठीक है, इसमें आपकी फीमेल्स इंक्लूड नहीं है। फीमेल्स को हमेशा 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अब देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी से मतलब है SC ST और PWD, ठीक है, OBC वाले हो गए, और यहाँ पे आपकी फीमेल कैंडिडेट्स हो गई, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी और फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। तो उनका जो होता है आपके 5 ईयर्स का यहाँ पे आपको मिलता है रिलैक्सेशन, 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब 28 में से 5 आप ऐड कर दो तो कितने ईयर्स हो गए, 33 ईयर्स। तो आप 30 ईयर्स तक आप जो JRF के लिए एलिजिबल होते हो, तो मतलब आप 33 ईयर तक आप JRF के लिए एलिजिबल होगे। अगर आप JRF क्लियर कर लेते हो तो आपको फेलोशिप मिलती है, ठीक है, बट उसकी फेलोशिप कब मिलेगी तो हम वो इसी वीडियो में देखेंगे थोड़ी देर में। क्लियर है इतनी बात, ये हमने बात कर ली। अभी देखो जब आप नेट का पेपर भरते हो ना, जब आप फॉर्म भरते हो नेट का, हाँ एक और बात, अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि हम नेट का पेपर है कब तक दे सकते हैं, यहाँ पे एज लिमिट क्या है। तो देखो आप जो यहाँ पे नेट का पेपर होता है इसकी एज लिमिट कोई नहीं होती है, आप कब भी आप इसका नेट का पेपर दे सकते हो, कितनी भी एज हो जाए, ठीक है, इसमें आपका एज का कोई भी चक्कर नहीं है। लेकिन JRF में होता है फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है, आपको सिर्फ अगर आप 28 ईयर्स से ज़्यादा हो जाते हो तो आप JRF के लिए वैलिड नहीं रहोगे, आपको JRF नहीं मिलेगा फॉर जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी वाले हैं जो और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 33 ईयर्स तक जो JRF के लिए वैलिड होते हैं, JRF उनको मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे बात करते हैं हम फॉर्म की। देखो अगर आप फॉर्म भरते हो, जब आप नेट का पेपर भरते हो ना, जब फॉर्म भरते हो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो ऑप्शन मिलता है आपको नेट का, और आपको एक ऑप्शन मिलता है JRF का और नेट का, ठीक है। अगर आप जो स्टूडेंट्स खुद भरते हैं तो उनको पता होगा, बाकी आपसे जो कैफ़े में जाके भरवाते हैं ना तो वो भी आपसे पूछते हैं कि ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये वाले ऑप्शंस पे जो स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स होते हैं ना कई बार इसको ही चूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करा करो हमेशा। ये किसके लिए है, देखो अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए बात करूँ, जनरल कैटेगरी के लिए बात करूँ, अगर आप 28 ईयर्स या फिर उससे कम है, ठीक है, 28 ईयर या फिर उससे कम है, तो अगर आप देखो अगर आपका जो पेपर होता है, अगर आप जो JRF की कट ऑफ निकाल लेते हो तो आपको JRF मिल जाएगा, ठीक है, आपको नेट भी मिल जाएगा, आपको JRF भी मिल जाएगा। अगर आपका JRF हो गया तो ये माना जाता है कि आपका नेट भी क्वालिफाइड है। समझ में आ गया। और रिजर्व्ड कैटेगरी वाले जो होते हैं उनको भी आपका 33 ईयर्स तक आपका माना जाता है कि आपका JRF और नेट हो जाता है जब आप JRF की जो कट ऑफ है वो क्लियर कर लेते हो। समझ में आ गया। अब देखो अगर आप नेट का अगर आप 23 ईयर से 28 ईयर तक के बीच में हो, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी वाले, अगर आप ये वाला ऑप्शन टिक कर देते हो फॉर्म भरते वक्त, लेकिन आपका JRF क्लियर हो जाता है, आपकी जो JRF की जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाती है, बट आपने क्या कर दिया, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपने माइनर मिस्टेक कर दी, आपने जब ऑप्शन ही ये चूज़ कर लिया नेट का। लेकिन अगर आपका JRF भी क्लियर हो जाता है पर वो आपको क्या देंगे, आपको नेट ही देंगे। वो क्यों देंगे, क्योंकि आपने ऑप्शन नेट चूज़ कर लिया, चाहे आपका JRF क्लियर भी हो जाए उसके बाद भी। समझ में आ गया। अभी क्या करना है आपको, जब आप देखो अगर आप इस एज में आते हो जनरल कैटेगरी वाले, तो आप क्या करोगे, ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला चूज़ करना है। अगर ये वाला चूज़ करोगे, अगर आपका नेट भी क्लियर होता है तो आपका नेट ही माना जाएगा। अगर आपका JRF क्लियर हो जाता है तो नेट प्लस JRF को दोनों मिलता है। समझ में आ गया। बट इस ऑप्शन में क्या होता है, अगर आपका JRF क्लियर हो जाता है, JRF से क्लियर भी हो जाए बट आपको नेट ही मिलेगा, क्योंकि आपने सिर्फ नेट का ऑप्शन वहाँ पे टिक किया हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये सारी बात होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो मुझे आपको बतानी थी। अब हम बात करते हैं कि आपका अगर नेट क्वालिफाइड हो जाता है उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, वो क्या बचती हैं, क्या क्या आप जॉब में जा सकते हो, PhD कर सकते हो, PhD कहाँ से कर सकते हो, तो वो सारा मैं बताऊंगी आपको। तो देखो अब हम बात करेंगे PhD की। देखो 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो JRF और नेट क्वालिफाई करते हैं फॉर PhD, क्योंकि उनको PhD करनी होती है इसलिए वो JRF और नेट क्वालिफाई करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो JRF और नेट क्वालिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनको आगे जॉब करनी होती है। ठीक है, तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स की मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी। जॉब्स की भी बात करेंगे, PhD की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं PhD की। ठीक है, देखो आप PhD कहाँ से कर सकते हो, सबसे पहले हम वो देखते हैं। उसके बाद जो आपको फेलोशिप मिलता है वो देखेंगे, JRF क्या होता है, SRF क्या होता है, तो सारा आज हम देखेंगे। ठीक है, देखो जो PhD है ना, आप दो जगह से कर सकते हो। आप एक PhD कर सकते हो इंडिया में रह के, ठीक है, भारत में रह के आप PhD कर सकते हो,
और सेकंड आप जो पीएचडी कर सकते हो इन अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड में जाके, विदेश में जाके आप पीएचडी कर सकते हो। देखो जो सेकंड कंडीशन मैंने लिखी है, जो आप पीएचडी अब्रॉड में जाके करोगे वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप खर्चा उठा सकते हो फॉरेन का, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, तो आप अब्रॉड जाके कीजिए, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इतना खर्चा फॉरेन का, तो आप इंडिया में रह के पीएचडी कीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीएचडी इन इंडिया। देखो आपकी जो मिनिमम कितनी ईयर्स की होती है, मैक्सिमम कितनी ईयर्स की होती है, तो सबसे पहले हम वो बात करते हैं। देखो जो मिनिमम आपके ईयर्स कितनी ईयर्स की होती है, ये होती है आपकी 3 ईयर्स की। इंडिया की बात कर रही हूँ यहाँ पे 3 ईयर्स की होती है, और मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो वो होती है 5 ईयर्स की। देखो मैं उन स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ पर्सनली जिनकी पीएचडी में 7, 8, 9 साल भी लगे हुए हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि सबसे पहले वो जो टॉपिक चूज़ करना होता है ना पीएचडी में, वही गलत चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो होता नहीं है, इंटरेस्ट वो लेते नहीं। जो थीसिस उनको सबमिट करनी होती है, रिसर्च करना होता है, और उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ऑब्वियस है उसके बाद जो पीएचडी में जो टाइम लगता है वो तो खींचा ही चला जाएगा। 5 साल में भी कंप्लीट नहीं होती है उनकी, 7, 8, 9 साल आराम से, 10 साल भी लग जाते हैं उनको आराम से, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ अगर आपको कुछ भी करना होता है तो प्लीज़ इंटरेस्ट से किया करो। अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो तो इंटरेस्ट से कीजिए। टॉपिक जो आप चूज़ करते हो उसको अच्छे से, आप जो कोई टॉपिक है वो चूज़ करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छे से रिसर्च कर पाओ आगे, ठीक है, और आप थीसिस अच्छे से सबमिट कर पाओ, ताकि आपकी जो पीएचडी है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ होती है। अब देखो जो स्टूडेंट होते हैं 3 ईयर में जो कंप्लीट कर लेते हैं अपनी पीएचडी, वो इतनी जल्दी क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो वो टॉपिक अच्छा चूज़ करते हैं, है ना, उसके बाद वो इंटरेस्ट से काम करते हैं हर चीज़ में, तो इसलिए उनका जो सबमिशन होती है, जो रिसर्च करना होता है, सबमिशन होती है थीसिस की, वो सारा कम्प्लीटली टाइम टू टाइम हो जाता है, और जिसके कारण उनके जो 3 ईयर्स में आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। बट अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो आपको 5 ईयर्स मैक्सिमम लगता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो पीएचडी होती है वो कितने स्टेप्स की होती है, ठीक है। देखो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। एक तो हम डिवाइड करते हैं जीआरएफ में, एक हम डिवाइड करते हैं इसको एसआरएफ में, ठीक है। एक हम डिवाइड करेंगे जीआरएफ, एक हम डिवाइड करेंगे एसआरएफ में। देखो जीआरएफ क्या होता है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये होता है आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। और ये होता है आपका फॉर 2 ईयर्स, ये होता है फॉर 2 ईयर्स, ओके। और ये होता है फॉर 3 ईयर्स, ये होता है आपका 2 साल का, और ये होता है आपका 3 साल का। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे डाउट होता है कि अगर हम जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें फेलोशिप मिलने लग जाएगी महीने की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सरकार आपको सिर्फ जीआरएफ क्वालिफाई करने का पैसा नहीं देती है। जो आपकी सरकार है, सरकार जो हमें पैसा देती है फेलोशिप का, वो आपको रिसर्च करने का पैसा देती है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको जो जीआरएफ का पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ जीआरएफ क्वालिफाई करने का पैसा नहीं मिलता है। जब तक आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हो, अपनी पीएचडी स्टार्ट नहीं करते हो, तब तक आपको फेलोशिप का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्लियर है। अगर आपको फेलोशिप का पैसा चाहिए तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद अगर हम देखो एक और बात कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जो आपका जीआरएफ होता है वो, अगर आपका जीआरएफ जो होता है आपका 2 ईयर्स का होता है, 2 ईयर्स तक वैलिड होता है, 2 ईयर्स का नहीं, 2 ईयर्स तक वैलिड होता है। सपोज आपका आज रिजल्ट आया, ठीक है, आज के 2 साल तक ही आपका जो जीआरएफ होगा वो आपका वैलिड होगा, ठीक है। अगर आप विदिन 2 ईयर्स अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो आपको फेलोशिप का आराम पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप 2 ईयर्स तक कहीं पे भी एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है, फिर आपको दोबारा से जीआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात। अगर आप देखते हैं हम इसमें जो फेलोशिप कितनी मिलती है, देखो जब आप पीएचडी करते हो उसके जो 2 साल होते हैं, स्टार्ट करते ही जो आपके 2 ईयर्स होते हैं, उसमें आपको मिलता है 31,000, ठीक है, 31,000 आपको मिलता है। और जब आपका तीसरा साल लगता है पीएचडी का तो आपका 31,000 से वो 36,000 हो जाता है, ठीक है। तो आपको इतना मिलता है, और ये जीआरएफ में आपको इतना मिलता है, एसआरएफ में आपको 36,000 आपको मिलता है। इतनी बात क्लियर है। ये तो बात हुई हमारी पीएचडी इन इंडिया, जो हमें जीआरएफ होता है, एसआरएफ होता है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे पीएचडी इन अब्रॉड। क्लियर। तो देखो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो अब हम बात करते हैं पीएचडी इन अब्रॉड।
देखो जब आप अब्रॉड में जाते हो पीएचडी करने तब आपको नेट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है ना। जब अगर आप पीएचडी ही अब्रॉड में करना चाहते हो तो आपको नेट क्वालिफाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसको नहीं मानते हैं वो, ठीक है। अब देखो जो आपको पीएचडी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं उनका क्या होता है, देखो वो भी चीज़ें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है कि वहाँ की यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है। तो यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है तो उनकी साइट पे जाके आपको देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप पीएचडी अब्रॉड में करते हो तो देखो इनका क्या होता है, सबसे पहले होता है इनका एंट्रेंस, और वो भी आपकी यूनिवर्सिटी पे वेरी करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी एंट्रेंस ले रही है फॉर जेआरएफ, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपका जेआरई का स्कोर, आपका क्या होता है जेआरई का स्कोर, ठीक है। अब ये चीज़ भी आपकी यूनिवर्सिटी पे वेरी करती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है फॉरेन की, अगर आपकी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हो पीएचडी करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका जो जेआरई का स्कोर होता है वो आपको ज़्यादा चाहिए होता है, क्लियर है, तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ठीक ठाक है तो उसमें आपके जो जेआरई का स्कोर थोड़ा कम भी चल जाता है, ठीक है। और साथ में वो क्या देखते हैं, इंटरेस्ट इन रिसर्च, ठीक है, साथ में वो देखते हैं कि आपका सचमुच में रिसर्च में इंटरेस्ट है या नहीं है। इंडिया जैसे नहीं है कि अगर मेरा फ्रेंड कर रहा है पीएचडी या कुछ वो कोई वो कोर्स वो कर रहा है तो मैं भी वो करूँगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपका इंटरेस्ट देखा जाता है कि आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट है भी या नहीं है, कि आप ऐसे ही कर रहे हो किसी के पीछे लग के कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देखी जाती है वहाँ पे। देखो मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको कि आपको जेआरई का स्कोर वहाँ इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। बाकी जो आपका एंट्रेंस होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटी आपकी एंट्रेंस लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी आपके एंट्रेंस नहीं लेती है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे वहाँ ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में आपको जेआरई का स्कोर दिखाना पड़ेगा, और साथ में आपका इंटरेस्ट जो होता है रिसर्च में वो आपको शो करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे, जो आपकी जॉब्स की बात करते हैं। पीएचडी की यहाँ पे बात हो गई है, पीएचडी हमने इंडिया के बारे में बात कर ली, अब्रॉड के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं हम जॉब्स के बारे में, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैंने आपको पीएचडी के बारे में बता दिया कि आप पीएचडी इंडिया में रह के भी कर सकते हैं और पीएचडी आप अब्रॉड में जाके भी कर सकते हैं, इतनी बात क्लियर है। अभी देखो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम नेट क्लियर करने के बाद, जीआरएफ क्लियर करने के बाद हम एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाएंगे या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाएंगे, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या सिर्फ नेट हमारा सफिशिएंट रहेगा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या हमें पीएचडी करना पड़ेगा, तो ये सारे जो क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट के माइंड में वो आज मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। देखो अगर आपको डायरेक्टली इनरोल करना है, देखो ये ध्यान से समझना इस बात को जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो अगर आपको डायरेक्टली इनरोल करना है, इसका मतलब अगर आपको डायरेक्टली जॉब करनी है कहाँ पे, किसी भी यूनिवर्सिटी पे, यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट लेवल की भी हो सकती है और आपकी यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल की भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली इनरोल करना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्टेट की हो सकती है, सेंट्रल की हो सकती है, तो आपके जो जून 2021 से आपका जो पीएचडी है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपलसरी, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली जॉब चाहिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपका जून 2021 से आपका जो पीएचडी है वो कंपलसरी होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गया। अभी देखो जो स्टूडेंट ये बात सुन के ऐसे सोच रहे होंगे कुछ स्टूडेंट कि हम नेट क्लियर करने का क्या फ़ायदा है, हम नेट छोड़ के हम सिर्फ पीएचडी कर लेते हैं, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ, देखो पीएचडी आपके किसके लिए है, अगर आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर अ असिस्टेंट प्रोफेसर वो क्या होती है, आपकी मास्टर्स प्लस नेट, आपका एमएससी होना चाहिए और आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और ये कंडीशन आपकी कहाँ किस चीज़ की है, अगर आपको यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना है, और ये चीज़ कब होगी आपकी जून 2021 से आपका कंपलसरी हो जाएगा पीएचडी। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। देखो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना है तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है क्या होनी चाहिए, एमएससी प्लस नेट, पीएचडी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एमएससी प्लस आपका नेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका नेट क्वालिफाइड हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये किसकी बात है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात है, ठीक है। एक और बात मैं बता देती हूँ, देखो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने अपना पीएचडी जो 2009 से पहले या फिर 2009 तक इन्होंने किया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने, जून नहीं है ना, 2009
से पहले या 2009 तक आपने पीएचडी करा हुआ है तो उन कैंडिडेट्स को नेट क्वालिफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अपनी पीएचडी 2009 के बाद की है, ठीक है, तो उनको नेट क्वालिफाइड करना होगा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे आप कॉलेज में जॉब करो चाहे आप यूनिवर्सिटी में जॉब करो। इतनी बात क्लियर है। देखो, जो आपको पे स्केल रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, वो कितना मिलता है, एकेडमिक लेवल 10 के बेसिस पे मिलता है और वो मिलता है आपको 58,000, ठीक है, 58,000 के लगभग आपको पे स्केल मिलता है एकेडमिक लेवल 10 का। अगर आपको चाहिए कि मेरी जो पे स्केल है या फिर मेरी प्रमोशन हो जाए और मेरी जो पे स्केल एकेडमिक लेवल 10 से, ठीक है, वो कहाँ चली जाए, 12 में, एकेडमिक लेवल 12 में चली जाए और मेरा प्रमोशन हो जाए, कॉलेज की बात कर रही हूँ, तो आपका पीएचडी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रमोशन के लिए आपका पीएचडी ज़रूरी है, लेकिन कॉलेज की बात करो तो आपका मास्टर प्लस नेट आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जून 2021 से आपका जो पीएचडी है यूनिवर्सिटी के लिए वो कंपलसरी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो, हम बात करेंगे 2 यूनिवर्सिटीज़ की। एक मैं बात करूँगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँगी, और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो मैं बात करूँगी पंजाब यूनिवर्सिटी की कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं, ठीक है, कि दोनों यूनिवर्सिटी की क्या क्या गाइडलाइंस है, कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे चूज़ करते हैं, तो वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके बाद में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे क्या होता है, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको स्पेसिफाइड मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। उसमें क्या है, आपका 100 मार्क्स का होता है मार्किंग सिस्टम। अभी देखो, ये सिर्फ अगर आपका यह कंप्लीट हो जाता है कि आपने अलग अलग मार्क्स होते हैं वो सारे आपके जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद आपका यहाँ पे 100 में से आपके टोटल बनने चाहिए 75 मार्क्स। अगर आप ये 75 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पे 75 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं इस कंटेंट से, देखा यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, इसमें आपको मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ कि आपको क्या कुछ चाहिए होता है। क्लियर है। अगर आपके 75 मार्क्स अगर आपके बन जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अगर आपके ये सारा क्राइटेरिया हो जाता है कंप्लीट, तब भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा अगर आपके 75 मार्क्स बन जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो, यहाँ पे कितने आपको 100 मार्क्स का मार्किंग सिस्टम होता है। एकेडमिक स्कोर आपका 80 लगता है। रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपने किया है तो आपके 10 मार्क्स लगेंगे। अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे प्राइवेट, ठीक है, अगर आपका प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कुछ भी है, तो वहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस लगता है, उसके 10 मार्क्स लगते हैं, तो टोटल आपका मार्किंग सिस्टम होता है 100 का। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो, यहाँ पे पीएचडी, अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो 30 मार्क्स उसके लगते हैं। नेट और जीआरएफ दोनों हैं आपके तो 7 मार्क्स उसके लगते हैं। अगर आपका सिर्फ नेट क्वालिफाइड है तो 5 मार्क्स उसके लगते हैं। तो इन सबको मिला के, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, वो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा लूँगी तो उसमें देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके टोटल लगा के आपके 75 मार्क्स बनने चाहिए, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना है। इतनी बात क्लियर हुई। ये बात हुई हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब हम बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। अब मैंने देखो यहाँ पे बताया है कि हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को बनने के लिए। तो अब हम बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में कि उनको क्या कुछ चाहिए होता है। देखो, इनको चाहिए या तो नेट होना चाहिए आपका, ठीक है, या तो आपका नेट होना चाहिए या फिर आपका पीएचडी होना चाहिए, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है, ठीक है, आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा आपका अगर नेट है प्लस आपका पीएचडी है और अगर आपने कोई पब्लिकेशंस कर रखे हैं, ठीक है, अगर आपने पब्लिकेशंस कर रखे हैं, ये किस में आता है आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में, यह आएगा आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये किया हुआ है, नेट है प्लस पीएचडी, अगर आपने पब्लिकेशंस कर रखे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, उनको भी लिया जाएगा। और अगर आपका नेट है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी है तो भी कर सकते हैं, नेट प्लस पीएचडी और पब्लिकेशन तो भी आप कर सकते हैं। ये आएगा आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में। इतनी बात हुई हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैंने जितना मुझे पता था वो मैंने बता दिया। अब जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ठीक है, वो आपके कमेंट्स पढ़ पाएँ, उनको ज़्यादा नॉलेज मिल पाए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स की, कि प्राइवेट जॉब्स में हम क्या
क्या कर सकते हैं। देखो गवर्नमेंट जॉब, मैं बोलूँगी गवर्नमेंट जॉब हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है अगर हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो हम हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो प्राइवेट जॉब्स भी बहुत होती हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप होता है प्राइवेट जॉब्स में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 4th नंबर पे, पोस्ट इन प्राइवेट कॉलेजेस आफ्टर नेट। जी हाँ, जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं सिटीज़ में, वो भी आजकल क्या मांग रहे हैं, नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए अगर आपको कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एज अ लेक्चरर वहाँ पे पढ़ाना है तो। ठीक है, तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, MSc प्लस वहाँ पे आपका नेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, आपका नेट क्वालिफाइड वो मांगते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरव्यू है प्राइवेट कॉलेजेस में, यहाँ भी इंटरव्यू होता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर ले लो, प्राइवेट सेक्टर ले लो, इंटरव्यू सब जगह होता है। तो अपने आप को उस हिसाब से तैयार रखो कि इंटरव्यू तो सब जगह होगा। अभी देखो यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारी पोस्टें निकलती हैं, लेकिन ये इंटरनल बेसिस पे निकलती हैं, तो हमें नहीं पता चलती हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, तो तीनों ही हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। देखो जो फर्स्ट है, जो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखे एडहॉक पर्पस पे रखते हैं। एडहॉक पर्पस का मतलब होता है कि आपको टेम्परेरी पर्पस के लिए रखा जाता है, टेम्परेरी बेसिस पे आपको हायर किया जाता है। यहाँ पे आपको पर आवर के पैसे दिए जाते हैं। सपोज आप किसी कॉलेज में 2 घंटे सिर्फ पढ़ाने जा रहे हो, अब वो इन पे डिपेंड करता है कि इस 2 घंटे में वो कौन सी क्लासेस आपको दे रहे हैं, लेकिन पर आवर के आपको पैसे वहाँ पे दिए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। ये हो गया आपका एडहॉक पर्पस, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे परमानेंट बेसिस पे नहीं रखा जाता है। और जो भी बात होती है मैनेजमेंट से रिलेटेड कि क्या चल रहा है कॉलेज में, वो आपको नहीं बताया जाता है। ठीक है, आपको किसी भी काम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ आपको वहाँ पे जाके जितने भी आवर के लिए वो रखते हैं, आपको वहाँ पे जाके पढ़ाना है और पर आवर के आपको पैसे मिल जाते हैं। ये आता है आपका एडहॉक पर्पज़ में। अभी देखो अगर आप वहाँ पे मांगते हो कि मुझे वहाँ एक्सपीरियंस बना के दो, कॉलेज वालों से अगर आप मांगते हो तो वो एक्सपीरियंस तो आपको बना के दे देंगे, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंटेड नहीं होगा। अगर आप इन फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में अगर आप जाना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो वहाँ पे मैंने अभी बताया था ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका जो टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके 10 मार्क्स लगते हैं। तो वहाँ पे अगर आप पर आवर के लिए एडहॉक पर्पस पे अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तो वहाँ या इसका आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, कहाँ, एडहॉक पर्पस का। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे 2, ये क्या है, ग्रांटेबल पोजीशन, ये क्या है आपकी नॉन ग्रांटेबल पोजीशन। देखो ये जो पोजीशंस हैं ये क्या है, यूनिवर्सिटी निकालती है प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के द्वारा रखे जाते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में। अब यहाँ पे मैंने एक होता है आपका ग्रांटेबल पोजीशन, एक होता है नॉन ग्रांटेबल पोजीशन। देखो नॉन ग्रांटेबल पोजीशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो आपकी पे स्केल होती है वो क्या होता है, यहाँ पे कॉलेज आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। आपकी जो पे स्केल होती है कॉलेज डिसाइड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, भले ही आपको जो यहाँ पे जॉब है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में यूनिवर्सिटी के बेसिस पे मिली है, लेकिन जो आपकी पे स्केल होगी, यहाँ पे जो आपको पे मिलती है वो आपको कॉलेज ही डिसाइड करेगा। ठीक है, कि आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट, कितने आपको घंटे के लिए आपको रखा जाना चाहिए, वो सारे चीज़ आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाना चाहिए, कितने ईयर्स के लिए आपको रखा जाना चाहिए और कितने आपको पे मिलनी चाहिए, वो सारा कौन डिसाइड करता है, कॉलेज डिसाइड करता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एक्सपीरियंस काउंटेड। अगर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर इन फ्यूचर जाना चाहते हैं प्राइवेट के बाद, प्राइवेट जॉब के बाद, तो अगर आप इस पोजीशन में काम करते हैं नॉन ग्रांटेबल में, तो यहाँ का आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंटेड होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, मतलब किसी भी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस जो लेटर मिलता है आपको, वो गवर्नमेंट सेक्टर में आपका ये काउंटेबल होगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं ग्रांटेबल पोजीशन की। देखो यहाँ पे जो आपकी पे स्केल होती है, जो आपको पे मिलता है ना, वो मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, वो मिलता है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से। भले ही आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको जो जॉब मिली है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है। और यहाँ पे जो आपका पैसा होगा जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर, जो मुझे आपको बताना, जितनी मुझे नॉलेज है मैंने आपको बता दिया है। और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उनको ज़्यादा नॉलेज है, मतलब इससे एक्स्ट्रा कुछ पता है आपको, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनकी हेल्प ज़रूर हो जाए। ठीक है, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स में आते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं DRDO के बारे में। बाकी मैंने आपको बता दी है। ठीक है,
अभी देखो जो DRDO है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हर फील्ड में आपको जॉब देखने को मिलती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 तरीके की पोस्ट होती हैं जो आपसे रिलेटेड है, जो केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं 2 तरीके की पोस्ट आती है इसमें DRDO में। देखो यहाँ पे जो पे स्केल होता है सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि तो DRDO आपको सबसे अच्छा पे स्केल देता है, ठीक है। अब देखो जो पोस्टें हम देख लेते हैं कि कौन सी आपकी DRDO में देखने को मिलती हैं। एक होती है सबसे पहले साइंटिस्ट बी की, एक होती है सबसे पहले साइंटिस्ट बी की, उसके बाद आपकी होती है जूनियर रिसर्च फेलो की, जूनियर रिसर्च फेलो की, ठीक है। तो आपको है ना DRDO में साइंटिस्ट बी की और जूनियर रिसर्च फेलो की जॉब देखने को मिलती है। अगर आपको देखो साइंटिस्ट बी की अगर आपको पोस्ट चाहिए DRDO में, तो आपको इसमें क्या होना चाहिए, गेट में बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गेट के स्कोर से आपको जॉब मिलेगा। अगर आपका गेट में बहुत अच्छा स्कोर है ना, तो आप साइंटिस्ट बी की जॉब ले सकते हो DRDO में। अगर देखो अब हम बात कर रहे हैं नेट और JRF की बात कर रहे हैं, तो जूनियर रिसर्च फेलो में अब इसमें आपका क्या होना चाहिए, इसमें आपकी मास्टर्स प्लस आपका नेट और JRF है ना। तो आपका JRF होना चाहिए, यहाँ पे नेट होना चाहिए, MSc आपकी ज़रूरी है यहाँ पे, अगर आपको DRDO में जूनियर रिसर्च फेलो की अगर आपको जॉब करनी है। देखो DRDO बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको अदर अलाउंसेस भी देता है, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ठीक है। बीमार वगैरह हो जाते हो तो उसका खर्चा भी DRDO देता है। अब देखो आजकल तो ये अलाउंसेस सब भी देने लगे, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको मिलते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पे स्केल की बात करें तो DRDO बहुत अच्छा आपको पैकेज इसमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 2 पोस्टें मैंने बताई हैं, तो ये निकलती रहती है, आप देख लिया करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं PSUs की, ठीक है, कि यहाँ पे आपको जॉब कौन सी होती है, कौन सी फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है, और उनको क्या चाहिए, तो वो सारे हम बात करते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं PCS जॉब के बारे में। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखी हैं, तो चारों देखो, इसरो लिखी है, IGCR लिखी है, बार्क लिखी है और टिफर लिखी है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है किन कैंडिडेट्स को रखते हैं। देखो जिन कैंडिडेट्स का JRF क्वालिफाइड होता है ये सिर्फ उन्हीं को रखते हैं। सपोज मेरे पास 10 JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, जिनका JRF क्वालिफाइड है। अगर आपको इसरो का फॉर्म फिलअप करना है तो ये क्या करते हैं, जब आप इसरो का फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये क्या करते हैं, आपका JRF में जो भी रैंक आया हुआ है वो भरवाते हैं, ठीक है। अब जिनका ज़्यादा अच्छा रैंक होगा वो उनको रख लेते हैं, जिनका कम रैंक होता है उनको ये नहीं रखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आपका इंटरव्यू भी होता है। तो आप ये लिख लीजिए, अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि इंटरव्यू तो आपका हर जगह होगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो। इतनी बात क्लियर है। एक बात और बता दूँ, देखो ये आपका परमानेंट बेसिस पे नहीं रखते हैं, ये आपको टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे जॉब मिलती है। अब ये देखो जिन स्टूडेंट्स को रखते हैं उनको क्या बोलते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, चाहे वो प्रोजेक्ट उनका 2 साल में कंप्लीट हो, 3 साल में कंप्लीट हो, 4 साल में कंप्लीट हो, और उतने ही टाइम पे उन स्टूडेंट्स को रखा जाता है और आपको मंथली फेलोशिप दी जाती है। जो आपको JRF में मिलती है उतनी ही मंथली फेलोशिप आपको यहाँ पे मिलती है, लेकिन आपको परमानेंट जॉब यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उस बंदे पे। अगर आपने काम बहुत अच्छा कर रहे हो वहाँ पे, तो आपका जो टाइम है वो इंक्रीज़ कर देते हैं 2-3 साल, लेकिन आपको परमानेंट बेसिस पे फिर भी नहीं रखते। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आप कैसे भर सकते हो, प्राइवेट जॉब्स का बता दिया है, गवर्नमेंट जो सेक्टर है वहाँ का बता दिया है, मैंने सारा क्लियर कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि ये जॉब्स निकलती कहाँ हैं, कब आ जाती हैं, कब निकल जाती हैं, हमें नहीं पता चलता। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आप कहाँ चेक किया कीजिए। तो देखो आप है ना, या तो फ़ोन में या कंप्यूटर में, ठीक है, आप ऑनलाइन चेक कर लिया करो। एक तो फ्री जॉब अलर्ट करके आता है एक वेबसाइट, ठीक है, एक आता है naukri.com, एक आता है naukri.com, ठीक है। तो ये 2 साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको जॉब्स देखने को मिल जाएंगे। देखो DRDO को तो बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं, तो आपको वो तो देखने को मिल ही जाएंगी। PCS में भी जॉब्स निकलती रहती हैं, तो और भी जो मैंने छोड़ दी है जॉब्स, ठीक है, तो वो भी आपको देखने को वहाँ मिल जाएंगी। और वो एलिजिबिलिटी मांगते हैं वो सारा आपका वहाँ पे लिखा होगा। तो ये दोनों साइट्स हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। देखो अगर आपको ऑनलाइन नहीं देखना है, अगर आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, तो आप न्यूज़पेपर लगा लीजिए, और न्यूज़पेपर का नाम है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। देखो आजकल ये
इस न्यूज़पेपर के बारे में सब स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो आप अपने घर में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर लगा लीजिए, और इसको हिंदी में बोला जाता है रोजगार समाचार। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं। देखो ये ऑनलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको पर्सनल एडवाइस करूँगी कि आप ऑनलाइन मत पढ़िए इसको, क्योंकि हमें इतना मज़ा नहीं आता है, हम इंटरेस्ट से ही नहीं देख पाते। अगर हमें ऑनलाइन ही देखना होगा तो हम न्यूज़पेपर क्यों देखें, हम यही देख लेंगे ना, सीधा सीधा यहाँ पड़ा होता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप न्यूज़पेपर लगा लेना घर पे। इसकी जो कॉस्टिंग होती है अराउंड 15 और 20 रुपीज़ होती है। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग इतनी होती है, और वीक में आपको एक बार ये पेपर आपके घर पे आ जाएगा। कॉस्टिंग सिर्फ इसकी इतनी होती है, और वो न्यूज़पेपर में आपको जो भी वीक में जो भी हमारी सरकार ने जितनी भी जॉब्स निकाली हैं वो आपको वीक में पूरी उस अखबार में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो उस न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हो, और इन साइट्स पे भी जाके आप देख सकते हो। देखो जितनी मुझे नॉलेज थी, जितना मैंने सर्च किया है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है आज। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर उनको ज़्यादा पता है और इसके बारे जो जितना मैंने बताया है इसको छोड़ के इसके अलावा अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनकी हेल्प हो जाए। और आई होप आपके लिए ये वीडियो अच्छी रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।